नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री में। मैं डॉक्टर शिवम खटेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज़ चालू की थी लास्ट टाइम, और जो भी इसके वीडियोज़ रहेंगे वो धीरे-धीरे पार्ट बाय पार्ट मैं डालता रहूँगा एक-एक करके। तो एक-एक पार्ट आप एन्जॉय कीजिए, क्योंकि सब एक साथ एक स्टोरी से लिंक्ड है। जो भी वाक़या हमारे मेरे साथ घटता है डेली, वही ऐसे कुछ वाक़ये घटे हुए हैं मेरे साथ पहले, मैं आपको बताते रहूँगा उस पे। इस तरीके की सीरीज़ आपके साथ आगे चलती रहेगी, जो कहानियों की, वाक़यों की सीरीज़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि अच्छा लग रहा है आपको, ताकि मैं और भी कहानी आपको इस तरह की बताऊँ। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो कंटिन्यू रखेंगे हम इस चीज़ को। तो लास्ट टाइम मैंने वाक़या बताया था, वो एक पेशेंट का था, आपको याद होगा। धीरे-धीरे आपको याद पता लगते जाएगा। तो पिछली बार जो था वो एक पेशेंट पे बेस्ड थी, इस बार जो है ओटी के अंदर की बात है, पेशेंट की बात है, ओटी के अंदर की बात आज करेंगे। ऐसे अलग-अलग तरह के वाक़ये मैं लाता रहूँगा, तो इस बार ओटी के अंदर की बात करेंगे हम। उसमें एक वाक़या घटा था। अच्छा, ये जो रहेगा ये जैसे इन्फॉर्मल टाइप वीडियोज़ रहेंगे, है ना? तो इसमें अच्छे से हम, क्योंकि नॉर्मल वीडियोज़ में थोड़ा-सा सीरियस होके बताना पड़ता है आपको डिटेल में, तो उसमें हँसी-खुशी हम हँसना वगैरह नहीं कर सकते। ये वीडियोज़ में हम अपना अच्छे से एक्सप्रेशंस वगैरह रख पाएँगे, है ना? खुल के बता पाएँगे, खुले होकर, है ना? जो भी बताना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या था कि वो पेशेंट आया था, है ना? दिल्ली आते। तो इस बार एक पेशेंट, एक लड़का था। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, बैक ऑफ द स्टोरी पहले मैं इनिशिएट यहाँ से करता हूँ कि नॉर्मली रीढ़ की हड्डी की जो भी ऑपरेशन होते हैं, वो आज भी लोग कराने से कतराते हैं कि डॉक्टर साहब लकवा मार जाएगा, ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ तो, आपकी सर्जरी गड़बड़ हो गई तो मेरा तो लकवा मार गया पूरी ज़िंदगी का, है ना? तो आज भी लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन है। एज़ यूजुअल गाँव के मिथ वगैरह वो सब चीज़ें हैं। गाँव के हमें अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता, कोई बताया नहीं किसी ने यार। तो उनको ये लगता है कि रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन है तो लकवा मार जाएगा, ऐसा होता है। तो एक मेल पेशेंट था, है ना? नाम वगैरह हम कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। मेल पेशेंट था, एनोनिमस पेशेंट मानिए आप। एक मेल पेशेंट था, कम से कम उसकी उम्र होगी शायद 15 से 17 साल के बीच में उसकी उम्र थी। तो मतलब छोटा ही था, बड़ा नहीं था, है ना? तो 15 साल मुझे एग्ज़ैक्टली याद आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट 15 साल मेरे हिसाब से उसकी उम्र होगी। तो वो आया था काइफ़ोसिस के केस के साथ। कुबड़ निकली हुई थी उसकी। कुबड़ उसकी निकली हुई थी और कुबड़ का एंगल 80 डिग्री के आसपास था। 80 डिग्री के आसपास उसकी कुबड़ निकली हुई थी। 80 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा। काइफ़ोसिस मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक, काइफ़ोसिस क्या होता है मैं ज़रूर बताऊँगा वीडियो में अपने, नॉर्मल एक वीडियो बना के। पर आप ये समझिए कि इस तरह की कुबड़ निकल जाती है, इतनी भयंकर उसकी कुबड़ निकली हुई थी। 80 डिग्री का काइफ़ोसिस था। आप सोच सकते हो कितनी दिक्कत आती होगी सारे काम करने में, साँस लेने में या जो भी चीज़ में। कितना उसको कमर दर्द रहता होगा। एक्स-रे एमआरआई देखी थी तो उसकी भयानक थी बहुत ज़्यादा, है ना? तो वो चीज़ देखी हमने, एक्स-रे एमआरआई देखी। देखकर हमने अब फाइनली साथ वालों को बताया। साथ वाले ऑब्वियस सी बात है, गरीबी होती है आजकल, लोग जो मिडिल क्लास और नॉर्मल लोअर क्लास होती है, खासकर जो गरीब होते हैं, उस तरह का पेशेंट बीच का था वो। ज़्यादा पे नहीं कर सकता था वो इस तरीके से, ठीक है? एज़ यूजुअल हमने देखकर भर्ती कर लिया मैंने कि ऑपरेट करने का है। काइफ़ोसिस का पेशेंट है, कुबड़ निकली हुई, ऑपरेट करेंगे। घरवालों को बता दिया, क्या दिक्कत होगी, क्या होगी, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर ऑपरेट आपने कराया तो। डिफ़ॉर्मिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कुबड़ निकली हुई थी, तो ऑपरेट कराना भी ज़रूरी था। हमने बता दिया था सारी चीज़ें, सब कुछ एक्सप्लेन किया था उसके फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, अच्छी बात हुई। सब कुछ आगे आजकल कंसेंट वगैरह लिए जाते हैं, काफ़ी कुछ लिए जाते हैं, तो सब लेके हमने डन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको उसका लड़के का ओटी प्लान किया। ओटी प्लान नेक्स्ट डे होना था, तो सब सारी तैयारी वगैरह हमने कर ली थी कि जो-जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अभी स्टोरी को थोड़ा विराम देते और एक चीज़ और बताता हूँ ऐड ऑन। जब भी हम रीढ़ की हड्डी का इस तरह का केस करते हैं ना, तो हमें एक न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग नाम की चीज़ चाहिए होती है। न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर करता है कि आपकी मांसपेशी ड्यूरिंग द ओटी, आपकी नर्व यानी कि नस, जो रीढ़ की हड्डी की नस है, कहीं उसमें चोट तो नहीं लगी और आपकी मांसपेशी चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि इंट्रा ऑप आप समझ सकते हो कि सुन सुन कर रखा होता है, एनेस्थीसिया दे रखा होता है। तो पॉसिबल नहीं होता एनेस्थीसिया में ये पता करना कि वो उसकी मांसपेशी काम कर रही है नहीं कर रही है, या फिर उसकी जो नस है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है?
तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता देखना कि उसकी रीढ़ की हड्डी की जो नस है वो काम कर रही है नहीं कर रही है, या जो मांसपेशी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो वो चीज़ देखी जाती है न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आगे चल के और मैं बताऊँगा जब अभी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हमारी। तो दोबारा स्टोरी पे आते हैं। तो उस चीज़ की हमने प्रिपरेशन कर ली थी, है ना? न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग वगैरह जो भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमने सब चीज़ों की ज़रूरत कर ली थी। ज़रूरत हमने तैयार करके रख ली थी। अब स्टोरी वापस कंटिन्यू करते हैं, बैकअप वापस स्टोरी पे आते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन हो गई, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे हमें ओटी लेना था एज़ यूजुअल टाइम पे, जो हमने ओटी लेकर स्टार्ट किया। अब हमने सोचा था जाएंगे, ओटी करेंगे। ओटी में जो भी हमें ऑस्टोटॉमी वगैरह करनी, बता रहा हूँ अभी ऑस्टोटॉमी क्या होती है। ऑस्टोटॉमी वगैरह करेंगे और ऑस्टोटॉमी वगैरह करके काइफोसिस वगैरह ठीक हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें फ्यूज़ करके और बाहर निकले आएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे इजीली। और पेशेंट भागने लगेगा एज़ यूजुअल, जैसे हमने बताया था उन लोगों को, उसके पेरेंट्स को, कि पेशेंट भागेगा दौड़ेगा। वो भी खुश थे कि ऐसा होगा कि हमारा लड़का वापस दौड़ने लग जाएगा, भागने लग जाएगा, पहले से हो जाएगा। वो बड़े ऑब्वियसली पहले से खुश थे। लेकिन जो होना होता है वो होकर रहता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो एज़ यूजुअल ऐसे हमने ओटी स्टार्ट करी। ओटी लंबी चलनी थी, हमने पहले बता दिया था कि 6 से 8 घंटे। अगर सब कुछ सही चला तो 3 घंटे में भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसा चला तो, कुछ ऐसा गड़बड़ हुई तो 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। स्पाइन के केसेस में आपको टाइम का कुछ पता होता नहीं है, कितना भी टाइम आपको लग सकता है। ठीक था। इसको मैंने आपको बताया इनिशियली 80 डिग्री का काइफोसिस था। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह की काइफोसिस में अगर 80 डिग्री तक का है तो हम डायरेक्ट करेक्ट नहीं कर सकते। 80 डिग्री को हमें कम से कम 40 से 40 डिग्री तक छोड़ना पड़ेगा। इसका कारण है कि 80 डिग्री से आप डायरेक्ट अगर ज़ीरो कर रहे हो, काइफोसिस का एंगल ज़ीरो कर रहे हो, उसमें आपकी रीढ़ की जो नस होती है उस पर बहुत बड़ी मार आती है ना? सडनली कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, वो फंसी हुई थी और सडनली निकल रही है वहाँ से, तो रीढ़ की नस पे बहुत बड़ी मार आती है। इसलिए एडवाइजेबल ये रहता है कि ग्रेजुअली करेक्ट करना है। 80 से 40 तक डिग्री तक काफ़ी है करेक्ट करना, उसमें फिर बच्चे का सारा काम हो जाता है, तो आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोटोकॉल के हिसाब से, इसी प्रोसीजर के हिसाब से हमने कंटिन्यू करा। सर्जरी में जो भी नेसेसरी था, खोलना करना, है ना, पोजीशन हमने दिलाई, चीर हमने मारा, खोला, है ना, चीरा देखे, और एज़ यूजुअल हमने देखा, ऑस्टोटॉमी करी। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर पार्ट मैंने जो बताया ना वो कनेक्टेड है, न्यूरोमस्कुलर वाला पार्ट, वो मशीन कनेक्टेड है अभी भी, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें धोखा देती है, मैं आपको बताता हूँ। हर चीज़ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग कनेक्टेड है पूरा, हम कर रहे हैं बराबर से, हम पूछ रहे हैं उनसे, जिन्होंने कनेक्ट करके बता रहे हैं हमें, जो आ रखे हैं मस्कुलर मॉनिटरिंग करने के लिए पेशेंट की। बोल रहे सर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बार बार पूछ रहे हैं, हर एक स्टेज पे पूछ रहे हैं। ऑस्टोटॉमी करी तब भी हमने पूछा ऑस्टोटॉमी क्या होती है, पॉन्टिस काफ़ी तरह की डीटेडी ऑस्टोटॉमी होती है। सेपरेट वीडियो में इसको भी बताऊंगा, पर अभी स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। ऑस्टोटॉमी हमने करी, ऑस्टोटॉमी कर दी। उसके बाद जो हमारी रीढ़ की नस थी, वो मैंने बताया ना कि वो खिंचती है और खिंच के वापस अपनी जगह आती है, उसको जगह पे लाना भी पड़ता है, वो हम ले आए। अच्छा, आप मानोगे नहीं, वो आ गई अपनी जगह पे, इजीली आ गई। यूजुअली ऐसा होता नहीं, इजीली आ गई, फाइब्रोसिस वगैरह ज़्यादा था नहीं उसमें, तो इजीली आ गई। हम बड़े खुश, कर दिया, बहुत इजीली हो गया। तो सब कुछ सही। न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग वालों से पूछा कि सब कुछ सही है, तो बोले सर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी वाली बात है, जो हमने बोला था यूजुअली 100% करके दिया, 200% अब घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ठीक है, हो जाएगा, आप बता देंगे घर वालों को जाके बाहर। सब कुछ उस मॉनिटरिंग पे था हमारा डिपेंड कि बहुत सही से हो गया। ठीक है, सब लोग इन्जॉय करें, फिर हम बढ़िया। जो लोग एनएससीसी वालों को बताया, देखो काइफोसिस का केस था, स्टेड एरिया हमने कर दिया, 40 डिग्री तक ले आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तो पेशेंट आराम से चलेगा। मॉनिटरिंग में आपको दिख रहा होगा, बढ़िया से हो गया सब कुछ, सारे मसल मांसपेशी चल रही है। ठीक है। उसके बाद अब हमने सोचा कि पोस्ट ऑप जब पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको कसरत वगैरह सब बता देंगे। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं। उस टाइम क्या था ना, उसके बाद क्लोज वगैरह किया, बेसिक थे चीरा, जो आपके टाके वाके होते हैं मार के हम चले गए नीचे चेंज करके ड्रेस को। अब सबसे इम्पोर्टेंट बारी थी अगले दिन देखने की पेशेंट को कि क्या होता है।
अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना कि रीढ़ की हड्डी की केसेस में एकदम से एकदम से सेंसेशन वापस नहीं आएंगे, है ना। एकदम से सेंसेशन वापस नहीं आते, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हमने पेशेंट गए देखने इस आशा में कि सब कुछ सही होगा। गए, जाकर देखा तो हम देखते, अच्छा हमने उससे पहले घर वालों को बता दिया था कि सब बढ़िया हुआ है, बराबर चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो घर वाले भी खुश थे। नेक्स्ट टाइम हमने जाके देखा कि सेंसेशन कुछ ज़्यादा खास आ नहीं रही, क्रॉस मूवमेंट कर नहीं पा रहा है। हमने सोचा कि टाइम लगता है कि भाई पहले थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड पे मार होगी, पहले भी इतना ठीक नहीं था वो पेशेंट, दिक्कतें पहले भी उसको आ रही, सूनापन था, चलने में दिक्कत थी उसको। सोचा रीढ़ की हड्डी की मार होगी, आ जाएगी थोड़े दिन में, है ना, 2-3-4 दिन में आ जाएगी। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट थीम है इस डिस्कशन का। लेकिन हुआ ये कि हमने उसको फॉलोअप भी लिया पेशेंट का। जितना वो न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग में बताई थी ना कि इतना मांसपेशी चल रही है बढ़िया से, इतना नस चल रही है बढ़िया से, वो थी नहीं एक्चुअल में। क्योंकि वो पेशेंट का फॉलोअप हमने पूरा लिया, वो इतना ग्रॉस रिकवर कर नहीं पाया। थोड़ा बहुत हो सकता है उसकी सेंसेशन हल्का फुल्का आ गया था, हल्का फुल्का ग्रॉस मूवमेंट था उसका, लेकिन इतना ग्रॉस वो लौट नहीं पाया था, इतना ग्रॉस की सेंसेशन मोटर पावर लौट नहीं पाई जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्टेशन से मैं बोलूँगा 10% भी लौटा नहीं था। तो यहाँ पे दिक्कत किसकी थी? मॉनिटरिंग वाले की। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक मशीन पे डिपेंड रहना, चीज़ों पे डिपेंड रहना कभी कभी घातक खुद के लिए हो जाता है। क्योंकि मशीन में हमने सोचा कि यार सब न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग का पार्ट है, वो अच्छे से देख रहा है, बहुत अच्छे से देख लिया उसने, बहुत अच्छे से कवर हो गया उसमें, तो वो कह रहा है तो नहीं होगा। लेकिन इस केस में न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग ने एक तरह से हमें धोखा दे दिया था कि वो ठीक तरीके से काम भी नहीं की थी, है ना, काम किया नहीं किया, लेकिन हमें जो रिजल्ट उसने बताया उससे हम तो बड़े खुश, घर वाले भी खुश। लेकिन नेक्स्ट डे से जब देखा तो वो इतना अच्छे से चीज़ हो नहीं पाई थी। सर्जरी तो वो वेल एंड गुड हुई थी, बेस्ट हुई थी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की मार शायद थोड़ी ज़्यादा हुई थी, इसलिए पहले से डेफिसिट था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डेफिसिट नहीं था, उसको पहले से दिक्कतें थी उसको, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अनुसार उतर नहीं पाई चीज़। सर्जरी बहुत बड़ी हुई थी, नो डाउट कि बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी के हिसाब से चीज़ उतर नहीं पाई। ऐसी घटनाएं काफ़ी घटती रहती है जहाँ पे पेशेंट की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती। पेशेंट आता है 200% एक्सपेक्टेशन के साथ, सर्जरी हो रही तो उसे लगता है कि पेशेंट बस हमारा निकल के आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको ये सब सुनकर। और भी पॉडकास्ट सीरीज़ मेरी चालू रहेगी आगे, इस तरह की कहानियाँ मैं लाता रहूँगा, बहुत सारे किस्से घटते रहते हैं जो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको मज़ा आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताते रहिए मुझे जो भी मज़ा आया उसको। धन्यवाद।